सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजो फॉर टेक। तो गेट में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और इनफैक्ट आपका जो कन्वेंशनल वाला बैच चल रहा है उसमें भी आपका सॉइल मैकेनिक्स ही हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, अभी वॉइस वगैरह क्लियर है ना, सब कुछ, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी तो बफरिंग नहीं हो रही है ना? अभी वॉइस वगैरह क्लियर है ना, सब कुछ, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? हाँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा। ये क्या हुआ? ठीक है, जरा मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिखाई दे रहा, मैं एक सेकंड वेट कीजिएगा, फिर आप लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो, ताकि बाकी सब भी आ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करना। ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक हो गया है, लेकिन लाइव चैट अभी भी ओपन नहीं हो रही, रिफ्रेश करना पड़ेगा। चलो, तब तक आप लोग पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको स्टार्ट कीजिए। अभी ठीक है। हाँ, एसएससी जेई ने आप लोगों का हाल ख़राब कर रखा है। हाँ, एसएससी जेई ने आप लोगों का हाल ख़राब कर रखा है। अब देखो बेटा, जो एग्ज़ाम हो गया वो हो गया, आगे का सोचिए। ठीक है, आगे का सोचना है आप लोगों ने। सर एसएससी कट ऑफ पर थोड़ा बताइए, 30 को सेकंड सिर्फ देखा सर। सर नॉर्मलाइजेशन की बात कीजिए। चलो क्लास के एंड में बात करते हैं एसएससी जेई की। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, क्लास के एंड में बात करते हैं। जिसके भी 100 प्लस हैं वो बिल्कुल मेंस की तैयारी करें। मुझे नहीं लगता कि 100 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगा इस बार, 100 से कम भी जा सकता है एसएससी जेई में जो हाल है अच्छे अच्छे बच्चों का। ठीक है, तो 100 के आसपास ही रहेगा। बट चलो फिलहाल अपन लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कंसिडर अ 2 डायमेंशनल फ्लो थ्रू आइसोट्रॉपिक सॉइल along x direction and z direction. If h is the hydraulic head, the Laplace equation of continuity is expressed as। ठीक है, हाँ, तो दिलीप भैया जरा सही से देख लो आंसर, ए होगा या कुछ और होगा? ठीक है, तो भाई साहब 2D फ्लो है। कैसा फ्लो है? 2D। और कौन सी डायरेक्शन में फ्लो है? एक्स और जेड में। ठीक है, तो लाप्लास इक्वेशन क्या होगी? बी, बी। ठीक है, ना कि ए। तो जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए, गलत हो जाएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा मैं अभी एसएससी जेई के रिगार्डिंग कोई अभी मैं कमेंट नहीं लूँगा, क्लास के बाद में, तो आप कीजिए भी मत। ठीक है, एसएससी जेई में आपके कितने नंबर आए कितने नहीं आए, ठीक है, तो मैं क्लास के एंड में ज़रूर आपसे बात करूँगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है,
अभी फिलहाल क्वेश्चंस करते हैं। तो इन अ सॉइल स्पेसिमन द टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड क्रिटिकल ग्रेडियंट आर सिग्मा, सिग्मा डैश, आई एंड आई सी। तो टोटल स्ट्रेस सिग्मा है, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई है, क्रिटिकल आई सी है। फॉर इनिशिएशन ऑफ क्विकसैंड कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको मालूम है इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होनी चाहिए और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो क्रिटिकल के बराबर होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? डी ही होगा, डी होगा। सबका सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कीजिए ना। आज की क्लास से भी आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। कुछ ने पढ़े भी होंगे, कुछ ने नहीं भी पढ़े होंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को मालूम है। ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यही होगा। एक्चुअली क्या है, जब हम लोग फ्लोनेट बनाते हैं तो जैसे कोई भी डैम है, अर्थ डैम है, तो उसकी कुछ वर्टिकल डायमेंशन होगी, उसकी कुछ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होगी। तो जब हम लोग उसको प्लॉट करते हैं तो क्या करते हैं, डायमेंशंस को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो x को मल्टीप्लाई करेंगे वो, अगर हम लोग y को यानी कि या z डायरेक्शन में हम कुछ नहीं कर रहे, z डायरेक्शन को हम चेंज ना करें, केवल अगर हम लोग x डायरेक्शन को चेंज करें तो हम लोग इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर x को कुछ ना करें, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम d से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा कैसे? मयंक से कह रहा सर रिजल्ट निकलवाइए, यही बनवाइए, रुका नहीं आ रहा। मयंक बेटा नंबर कितना है ये तो बताओ, तुम तो गायब ही हो गए। क्यों भाई, एग्जाम देने के बाद तुम तो गायब ही हो गए, आज आ रहे हो। कितने नंबर आ रहे हैं ये तो बता बेटा। चलो देखो बेटा, ये आता कैसे, यहाँ पे समझिएगा कि देखो एक्चुअल में हमारे पास जो लाप्लास इक्वेशन होती है वो ये आती है हमारे पास, के एक्स डेल टू एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के जेड डेल टू एच अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन, और ये कहीं और से नहीं आती, क्वांटिटी इक्वेशन जो होती है हमारे पास। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 करके। ठीक है, यहाँ u इज इक्वल्स टू क्या होगा, के एक्स इंटू आई, और v क्या हो जाएगा, के वाई, या z डायरेक्शन में कह लीजिए आप तो के जेड इंटू आई करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है। लेकिन आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए हम लोग क्या करते थे, के एक्स इक्वल टू के जेड इज इक्वल टू के वाई करते थे, तो वो टर्म राइट में जाके 0 हो जाती थी और इक्वेशन मिल जाती थी हमें डेल टू एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू एच अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसमें भी अगर 2 डायमेंशन फ्लो है तो या तो आप z को 0 कर दो तो x और y में इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन अगर आपने हॉरिजॉन्टल को x और वर्टिकल को z माना है तो y हटा दो तो 2 डायमेंशन में आपके पास ये दोनों टर्म बचेंगे, यानी कि ठीक है। लेकिन अगर सॉइल आपकी एनाइसोट्रॉपिक है तो kx इज नॉट इक्वल टू kz, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में परमेबिलिटी सेम नहीं है। इन दैट केस इक्वेशन आपके पास ये रहेगी, इक्वेशन आपके पास क्या रहेगी, ये रहने वाली है। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को kz से आपने डिवाइड कर दिया, kz से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब kz से डिवाइड किया तो आपके पास जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये आ गई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब एक नया हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मान लीजिए पहले x इतना था, पहले कितना था, ये x इतना था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में मान लीजिए जो लेंथ आ जाती है आपके पास वो इतनी आ जाती है,
ये आपके पास नेक्स्ट लेंथ x हो गई, एक्स टी हो गई। तो एक्स टी हमने एज्यूम किया x इंटू अंडर रूट में के जेड अपॉन के एक्स, ये एज्यूम किया। ये आपको करना पड़ेगा जब आपको सोल्यूशन पहले से आया होगा तब, ठीक है। तो यहां से x बराबर क्या निकलेगा, एक्स टी इंटू अंडर रूट में के एक्स अपॉन के जेड, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया इस वाली इक्वेशन में, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी यहाँ पर ये जो x है, इस x की जगह पर क्या कर दिया हमने, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो के एक्स अपॉन के जेड इंटू डेल टू एच अपॉन डेल एक्स टी इंटू अंडर रूट के एक्स अपॉन के जेड का स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा, के एक्स अपॉन के जेड से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन बनेगी डेल टू एच अपॉन डेल एक्स टी स्क्वायर प्लस डेल टू एच अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये कि नई लाप्लास इक्वेशन बन गई, ठीक है, जहां पर x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स टी है, ठीक है। तो यानी कि इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मिल गई। इसका मतलब हमने जो ये वैल्यू रखी थी ये बिल्कुल सही रखी थी। तो एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट के जेड अपॉन के एक्स। अब अगर के जेड ज्यादा है के एक्स से तो ये डायमेंशन बड़ी मिलेगी आपको, और अगर के जेड कम है के एक्स से तो भैया वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है। तो वैल्यू बढ़ भी सकती है, वैल्यू घट भी सकती है, ठीक है। क्यों करते हैं ट्रांसफॉर्म सर, बिल्कुल बढ़िया सवाल है भैया। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एनाइसोट्रॉपिक को आइसोट्रॉपिक में कन्वर्ट करना है। ये देखो दिस इक्वेशन इज फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल, ये इक्वेशन किसके लिए थी, आइसोट्रॉपिक के लिए, और ये इक्वेशन किसके लिए है, एनाइसोट्रॉपिक के लिए, ठीक है। तो जो नई प्रॉब्लम बनेगी वो हम उसको एज ए आइसोट्रॉपिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अब इसके लिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में एक तरीके से आप क्या करेंगे, परमेबिलिटी सेम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली एनाइसोट्रॉपिक को आइसोट्रॉपिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए अगला सवाल कीजिए फटाफट, अगला सवाल कीजिए। बाकी ये सब किसी भी स्टैंडर्ड बुक में सारे डेरिवेशन देखोगे ना आपको मिल जाएंगे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो आप, स्टैंडर्ड मतलब जो भी किताबें आप पढ़ते आ रहे हो वो उठा लोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा ये सब, ठीक है, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेना लेकिन, ठीक है, जो पुराना वाला सवाल था उसमें एक पॉइंट और था वो और आपको बता दें कि आप एनाइसोट्रॉपिक प्रॉब्लम को आइसोट्रॉपिक में कन्वर्ट तो कर दोगे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर लेकिन सर एनाइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक में कन्वर्ट तो होगे बट परमेबिलिटी कितना लेंगे, तो जो परमेबिलिटी रखी जाएगी वो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी रखी जाएगी के एक्स इंटू के जेड, ठीक है भाई। तो ये आपके पास हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो अब आप इसको एक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉब्लम को एक आइसोट्रॉपिक प्रॉब्लम में आपने कन्वर्ट कर दिया, जहां पर इक्विवेलेंट परमेबिलिटी आप ये डील कर सकते हैं, और फिर Q बराबर आप निकाल देंगे के एच एन एफ अपॉन एन डी से, ठीक है, एन एच इससे, ठीक है। चलो फिलहाल ये सवाल देखते हैं। अ फ्लो नेट बिलो अ डैम कंजिस्ट ऑफ 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। तो एन डी की वैल्यू जो है वो आपके पास कितना है, 24 है, एंड फ्लो चैनल जो है आपके पास एन एफ जो है वो आपके पास 7 है। द डिफरेंस बिटवीन दी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल से 6 मीटर, यानी कि जो हेड लॉस है टोटल आपके पास वो 6 मीटर है, टोटल हेड लॉस। द लेंथ ऑफ द फ्लो लाइन एडजेसेंट टू द टो ऑफ द डैम एट एग्जिट,
तो एग्जिट पर जो लेंथ आपको दे रखी है बी, वो आपके पास कितना है 1 मीटर है। ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशो, जी आपको दे रखा है 2.7 और वॉइड रेशो आपको दे रखा है E इज इक्वल्स टू 0.7। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, और आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रखा है। तो भैया फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स रहेगा आई क्रिटिकल अपॉन आई। आई क्रिटिकल आपको मालूम है कितना होता था, G-1/1 + E, और आई क्या होता था, डेल्टा एच अपॉन, मैं चाहूं तो इसको, जिसको मैंने बी लिखा है, इस बी को अगर मैं डेल्टा सपोज करो एक्स लिख दो, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एक्स लिख देंगे। अब याद रखिएगा, जी आपको मालूम है, ई आपको मालूम है, क्रिटिकल ग्रेडियंट आ जाएगा। अभी जो डेल्टा एच होता है ये टोटल हेड लॉस नहीं होता है, ये डेल्टा एक्स में होता है, इतने अमाउंट में। तो देखिए जो 6 का हेड लॉस है आपका, ये कितने में हो रहा है 24 में, तो 1 में कितने का हेड लॉस होगा 24/6 का होगा। तो जो डेल्टा एच की वैल्यू रखी जाएगी वो 6/24 रखी जाएगी। ठीक है, बाकी आंसर तो आपका आ ही गया, आंसर तो आपका आ ही गया। ठीक है, तो ठीक, चलिए फटाफट। तो एन डी आपको दे रखा है, एन एफ दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, जी दे रखा है, वॉइड रेशियो दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आपको मालूम है। ये पहले आपने क्रिटिकल ग्रेडियंट निकाल लिया, आप चाहे तो एक ही फॉर्मूले में रख सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। G-1/1 + E से तो बहुत बढ़िया आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एग्जिट ग्रेडियंट क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन एल। अब देखो टोटल हेड लॉस कितना है एच, और ड्रॉप कितने थे एन डी, तो 6/24 किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा एच की, और एल की वैल्यू कितना है 1 मीटर, ये आ गया 1/4। वैल्यू आप रख देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया 4 का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया 4 का। किसी को कोई समस्या हो यहां तक तो बताइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल कीजिए फटाफट, जल्दी से कीजिए। चलिए शिवम जी, किसका हैप्पी बर्थडे हो रहा है, मैं तो कमेंट ही नहीं पढ़ा, किसका हैप्पी बर्थडे है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A seed pile has an embedment depth of 12 meter in a homogeneous soil stratum. The coefficient of permeability of soil is 10⁻⁻6 meter per second. Difference in the water levels between the two sides of seed pile is 4 meter. The flow net is constructed with 5 number of flow lines. फ्लो लाइंस जो है वो 5 हैं, एंड 11 नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस। द क्वांटिटी ऑफ सीप इज इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर अप टू 1 डेसिमल प्लेस अंडर द सीड पाइल इज। ठीक है, तो मान लीजिए भैया यही आपके पास जो है वो ग्राउंड सरफेस है, यहां पर इस तरीके से एक सीट पाइल लगी हुई है, इधर वाटर लेवल जो है वो मान लीजिए यहां पर है, और दूसरी साइड में वाटर लेवल जो है वो आपका यहां पर है। ठीक है, और कितना डिफरेंस दे रखा है 4 मीटर, और ये जो डिफरेंस आपको दे रखा है ये दे रखा है आपके पास 4 मीटर। ठीक है, चलिए, और आपसे सीपीएस पूछा है, स्मॉल क्यूब पूछा है, किसमें सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर में पूछा है। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, के एच एन एफ अपॉन एन डी। आंसर भी आ गया स्टूडेंट्स का 1.6। वेरी गुड, 2 ही स्टूडेंट का आया, लेकिन अभी जल्दी कीजिए बाकी सब भी। ठीक है, सारा डेटा आपके सामने ये रहा, या चलिए सवा थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हाँ जी, ये देखिए,
रंजू सैनी जी क्या लिखा है आपने ये क्या भेजा है आपने? ये क्या है ये? सैनिटाइजर? सही है। HDHF, ये तो बैंक का नाम लग रहा है, HDFC। चलिए, अच्छा ज्योतिका जी का हैप्पी बर्थडे है। ओके, हैप्पी बर्थडे मैडम, हैप्पी बर्थडे आपको बहुत बहुत। चलिए, बर्थडे वाले दिन भी बताओ पढ़ाई हो रही है, केक वेक काटो, एंजॉय करो आज का दिन। ठीक है, आ गया भाई सभी का आंसर। अब देखो बच्चे, यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना कि आपको ये जो 5 और 11 जो दिया हुआ है वो फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस दिए हैं, आपको चैनल या ड्रॉप नहीं दिए हैं। तो जो फ्लो चैनल होते हैं, जो फ्लो चैनल होते हैं वो होता है नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1, और जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होते हैं वो होता है नंबर ऑफ ड्रॉप लाइंस -1। कैसे? एक दो तीन, जैसे यही है। तो मान लीजिए एक फ्लो चैनल ये है और एक ये है और एक ये है। तो 2 लाइन के बीच में एक चैनल होगा, 3 के बीच में 2 चैनल होंगे, 4 के बीच में 3 होंगे। इसी तरह से यहां से यहां तक एक ड्रॉप, फिर यहां से यहां तक 2 ड्रॉप, तो 3 लाइन से 2 ड्रॉप बने, 4 से 3 बने, तो -1 कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान। सर ध्रुव ने सेंड किया। अच्छा, तो आज ध्रुव भाई साहब जो है वो भी क्लास देख रहे हैं हमारी। सही है, चलो ठीक है भैया। तो आपके पास जो NF की वैल्यू कितनी रहेगी? 4 हो जाएगी। NF की वैल्यू कितनी रखेंगे? 4। और ND की वैल्यू कितनी रखेंगे? 10, है ना? कहाँ गया? हाँ, तो फ्लो लाइंस 5 है तो चैनल 4 बन जाएंगे, और ड्रॉप कितने रहेंगे? 10 हो जाएंगे। अब तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आंसर आ गया सभी का 1.6। ठीक है, तो यह आएगा 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 इंटू 4/10, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में आएगा। अब आपको मालूम है 1 मीटर क्यूब में 10⁻3 लीटर होता है, और 1 लीटर में 10⁻3 ml होता है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये -6 था, इसको जब 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1.6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर विड्थ आपको मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर SSC JEE में 143 मार्क्स हैं, कोई चांस है क्या? मैं, अच्छा आपने लास्ट में मैक लिख दिया, नहीं तो मैं बोलने वाला था कि भाई भूल जाओ, कोई चांस नहीं कि सिविल में कोई चांस है। बेटा बिल्कुल 143 तो बहुत ज़बरदस्त मार्क्स हैं, इस बार के हिसाब से तो चांस ही चांस है। चलो मिलवाएंगे, ध्रुव से मिलवाएंगे जल्दी, चिंता मत कीजिए। तो विपिन जी बी आंसर आ रहा है, बी, बाकी लोग भी आंसर करें। शिवम का सी आ रहा है, नेहा जी का भी सी आ रहा है, वेरी गुड। तो आंसर तो बेटा सी ही है। तो वैसे तो आई क्रिटिकल हमारे पास क्या होता था? ये होता था G-1/1 प्लस E। अब E इजिकल्स टू होता है N/1 - N। अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें तो G-1/1 प्लस N/1 - N।
तो आप देखेंगे सेम फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली पोरोसिटी की टर्म में भी याद रख लीजिएगा, आई क्रिटिकल का फॉर्मूला ये आपका बन जाता है ना। तो आगे से कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे आई क्रिटिकल का तो सीधे सीधे G माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन ही कर लीजिएगा। अब हमें क्या कह रहा है, पोरोसिटी 30% है, 30% है। तो I इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, G माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन, यानी कि 1 माइनस 0.3 यानी कि ये रहेगा 0.7। ठीक है, तो G माइनस 1 बराबर हो जाएगा I अपॉन 0.7। ठीक है, तो G बराबर हो जाएगा I अपॉन 0.7 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप तो G इज इक्वल्स टू 10/7I और प्लस 1, तो 7 3 कम 7 और 7 चौक 28, यही बनेगा आपका आई। हाँ चलो न्यू ईयर पे मिलवाएंगे ध्रुव से, ठीक है, तो आपके पास ये हो गया। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चा लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में रिलेशन। एक ऑप्शन इसका अगले पेज पर भी है कि नो रिलेशन बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज, तो ये तो होगा ही नहीं। इन तीनों में से कोई एक आंसर है, बता दीजिए। 80 ही आएगा बेटा। किसका आंसर डी होगा दिलीप जी, किसका आंसर डी होगा, पिछले वाले का या इस वाले का? आज दिलीप तुम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो बेटा, ये एसएससी जेई ने तुम्हारे दिमाग को थोड़ा झटका दे दिया, तुम आज आराम करो। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि ये होगा और वही आंसर नहीं हो रहा है ना। चलो, तो सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी क्योंकि v अपॉन एन होती है और n की वैल्यू हमेशा लेस देन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इनफैक्ट 1 भी नहीं हो सकती, 1 से कम ही होगी अगर सही बात करें तो सीपेज वेलोसिटी हमेशा क्या होगी आपके पास, डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, कभी भी उससे कम नहीं हो सकती। अब कह रहे हो ए होगा, अब कह रहे हो ए होगा, आंसर तो बेटा बी होगा, ए नहीं होगा। अब दिलीप, अब बेटा मैसेज रिट्रैक्ट करके कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये बालक हमारा थोड़ा परेशान हो गया आज जेई के, एसएससी जेई के नंबर कैलकुलेट करके। नहीं तो टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन से तो घबराना नहीं, गलत होने ही नहीं चाहिए थे। तो हाँ, टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन से। चलिए अगला सवाल कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। For a saturated sand deposit, the void ratio and specific gravity of solids are 0.7 and 2.67 respect. The critical hydraulic gradient for the deposit will be, कर दो यार फटाफट। इसमें तो क्या करना है, G माइनस 1 अपन 1 प्लस ई करना है ना। तो G माइनस 1 अपन 1 प्लस ई कर दो। तो ऑलमोस्ट 1 या 1 से थोड़ा सा ही कम, तो आंसर इज बी, 1 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा कम यानी कि 0.9। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्विक सैंड कंडीशन कब होती है?
Quicksand condition occurs when void ratio of the soil becomes 1, upward seepage pressure in soil becomes 0, upward seepage pressure in soil becomes equal to saturated unit weight, upward seepage pressure in soil becomes equal to the submerged unit weight of the soil. ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर बताइए जल्दी से इसका। क्विक सैंड कंडीशन के लिए क्या होगा? प्रज्ञा जी, अपवर्ड सीपेज प्रेशर जीरो कर देंगे। अपवर्ड सीपेज प्रेशर जीरो हो गया तो फिर तो सवाल ही नहीं होता। गलत जवाब, बी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। हालांकि लैंग्वेज में गलती है, प्रेशर को यूनिट वेट के बराबर नहीं कर सकते, बट आंसर जो होगा इसका डी ही होगा अगर हम एग्जामिनर की भावनाओं को समझें। एक्चुअल में सिग्मा बार को जीरो करना होता है। सिग्मा बार जीरो तब होगा जब गामा सबमर्ज जेड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू, यानी कि गामा सबमर्ज इंटू जेड इज इक्वल्स टू आई जेड गामा डब्ल्यू। यहाँ पे जो ये आई जेड गामा डब्ल्यू है, ये एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके से सीपेज प्रेशर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक तरीके से क्या है आपके पास? सीपेज प्रेशर। और ये क्या है आपके पास? सबमर्ज्ड वेट। ये क्या है? सबमर्ज्ड वेट। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया सीपेज प्रेशर, फिर तो बात ही खत्म है ना, फिर तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबमर्ज वेट जो है वो सीपेज, हालांकि वेट और सीपेज दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, बट कहने का मतलब उसका यही है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो डी होगा, डी होगा। तो सबमर्ज्ड वेट यानी कि सबमर्ज्ड फोर्स नीचे जितना लग रहा है उतना ही सीपेज फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा देन। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर प्रेशर की जगह पे फोर्स होना चाहिए था। प्रेशर की जगह पे क्या होना चाहिए था? फोर्स। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो I इंटू गामा डब्ल्यू होता है, I गामा डब्ल्यू, ये होता है सीपेज फोर्स, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और जो गामा सबमर्ज्ड है ये है सबमर्ज्ड यूनिट वॉल्यूम, सबमर्ज्ड यूनिट या सबमर्ज्ड यूनिट वेट कह लो, यानी कि सबमर्ज्ड वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से क्या होगा? जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो गामा सबमर्ज बराबर आई गामा डब्ल्यू। तो आई गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा 128 129 में हो जाएगा। चलो अभी आगे बढ़ो, करेंगे एसएससी जेई की बात में करेंगे। ठीक है, ये वाला सवाल कीजिए जल्दी से, मेरा पानी पी लेता हूँ। सम्यक जी, असली मजे 30 वालों को ही आएंगे। नॉर्मलाइजेशन में जब नंबर बढ़ेंगे ना, नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ेंगे तो 30 वालों के मजे आएंगे। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? द रेंज ऑफ वॉइड रेशो बिटवीन विच क्विकसैंड कंडीशन अकर्स इन कोहेशनलेस ग्रेनुलर सॉइल डिपॉजिट सैंड के लिए। तो भैया आई क्रिटिकल हमारे पास क्या होता था? ये होता था G-1/1 + E। ठीक है, और आपको मालूम है अगर क्विक कंडीशन होनी है तो क्रिटिकल ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अब जनरली ये जो G होता है इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास रहती है। किसके आसपास रहती है? 2.7 के आसपास रहती है। ठीक है, 2.7। तो चलो मैं इसको 2.7 लिख लूँ, तो 2.7 - 1/1 + E, ठीक है, इज इक्वल्स टू रहेगा 1.7/1 + E। अब बताओ ये वैल्यू अगर मुझे 1 करनी है, अगर ये वैल्यू मुझे 1 करनी है तो E की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.7 होनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है 2.7 अपर लिमिट होती है। कई बार तुमने देखा होगा 2.65 भी दी होती है, 2.66 भी दे रखी होती है, 2.67 भी दे रखी होती है। ठीक है, यानी कि
यहां पर जो वैल्यू डेसिमल के बाद में है, अगर उतनी ही वॉइड रेशो की वैल्यू हो जाए तो क्रिटिकल ग्रेडियंट 1 हो जाएगा। तो वैल्यू जनरली क्या होती है आपके पास 0.6 से 0.7 के बीच में आती है। कहाँ आती है? 0.6 से 0.7 के बीच में आती है। क्लियर है? चलिए, अब जैसे इन्होंने कितना किया है 2.67 को लेकर सॉल्व कर रखा है, तो इस रेंज में जनरली ये वैल्यूज हमें दी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वैसे भी रेंज पूछा है 0.6 से 0.7, मतलब सारी वैल्यूज आ रही हैं 2.6 से 2.7 तक के बीच में। टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर with a factor of safety of 5, what would be the maximum permissible exit gradient for soil with specific gravity 2.5 and porosity of 0.35? तो भैया I जो होता है वो क्या होता था, I critical अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। I critical क्या रहेगा, G-1 इंटू 1 - n, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है 5 का 5, तो इज इक्वल टू जी कितना दिया हुआ है आपको 2.5, तो 2.5 - 1 इंटू 1 - पोरोसिटी कितनी है 0.35 और अपॉन में 5, तो 1.5 अपॉन 5 यानी कि 0.3 और इंटू क्या 0.65, तो 0.195 यानी कि आंसर इज सी। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इस बार जिन्होंने भी अब एसएससी जेईई के मार्क्स देखे हैं, अब आप समझ जाओ बेटा ये सेशन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर अगले एसएससी जेईई में स्कोर करना है तो। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो कहाँ से होगा, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करके होगा। ठीक है, और डिप्लोमा वालों के लिए तो बेचारों के लिए कुछ बचा ही नहीं है एसएससी जेईई में, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और बैलेंस तैयारी करनी पड़ेगी आपको, जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, टेक्निकल तो जो है सो है ही है। तो अब मैसनरी डैम इज फाउंडेड ऑन परवियस सैंड हैविंग पोरोसिटी इक्वल टू 45%। ठीक है, एक मैसनरी डैम है, ईंटों का डैम बना है, वो एक ऐसे सैंड पे बना है जिसकी पोरोसिटी जो है वो 45% है। तो पोरोसिटी कितनी दी हुई है 45% यानी कि 0.5, और जो जी दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 2.65 दे रखा है। फॉर अ डिजायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे रखा है 3 अगेंस्ट सैंड बॉइलिंग द मैक्सिमम पॉसिबल अपवर्ड। अरे तो सेम सवाल हो गया यार, ये तो सेम सवाल हो गया ना फिर। आई बराबर क्या G-1 इंटू 1 - n अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सब कुछ तो वही है। 2.65 - 1 कर दो, 1 - पोरोसिटी 0.45 है तो 0.45 कर दो, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका जो भी आए, बी आ रहा है तो बी ही होगा। .302, ठीक है। मयंक शर्मा कह रहे हैं जी मैं डिप्लोमा वाला ही हूँ लेकिन इसलिए गेट की क्लास में आ गया। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। बाकी इन सवालों में देखो है कुछ नहीं। ठीक है, आप 20-30 सवाल करते हैं तो उसमें 2-4 तो मुश्किल रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो ईजी ही है। क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ईजी ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इन सीटू वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल डिपॉजिट इतना इतना, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल। अरे यार ठीक है, बताना पड़ेगा
सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर, प्रैक्टिस से बेटा, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करोगे कि अपने आप फास्ट हो जाएंगी कैलकुलेशन, ठीक है। याद रखिएगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है सारा गेम इसका होता है। कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। जो जितने भी मिरेकल्स होते हैं, ठीक है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स की बात करो, जो कोई क्रिकेटर होता है ना, अब मान लीजिए जैसे सचिन का एग्जांपल ले लूँ, तो वर्ल्ड कप में उसने शोएब अख्तर पे जो 6 मारा था वो सभी को याद होगा पॉइंट के ऊपर से। तो याद रखिएगा, या आप जब खुद भी अगर आपने क्रिकेट खेला हो तो वहाँ पर जो डिसीजन होता है ना, बैट किधर घुमाना है, आप सोचे कि बॉल आ रही है और आप सोचकर बैट घुमाएंगे तो उतने में तो आप आउट हो जाओगे। जो कंट्रोल होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है, वो अपने आप सारी कैलकुलेशन कर रहा होता है कि बॉल इतनी स्पीड से आ रही है, बैट किधर घुमाना है। इसी तरीके से आप जब बाइक चलाते हो तो आप सोचो, जब आप बाइक चलाते हो तो एक्सेलरेटर देना है, ब्रेक लगाने हैं, क्लच दबाना है, हैंडल किधर मोड़ना है। अगर आप ये सब खुद कॉन्शियस माइंड से करने लगोगे ना, तो आप बाइक कभी चला ही नहीं पाओगे। ये सारी कैलकुलेशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। आप तो अगर फ़ोन पर बात भी कर रहे हो, इधर उधर देख भी रहे हो, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ने आपके ऊपर टेक ओवर कर रखा होता है। वो सारी कैलकुलेशन करता है, उस हिसाब से अपने आप ब्रेक लगाता है, क्लच दबाता है, एक्सेलेरेटर देता है, मोड़ता है हैंडल को, सब कुछ। तो वो बहुत पावरफुल है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड जो है वो नई सिचुएशन में वर्क करता है। जब नई सिचुएशन आती है तब कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। और सबकॉन्शियस माइंड वर्क कहाँ करता है, एक तरीके से सीपीएम और पर्ट की तरह है। जब पहली बार कोई वर्क हो रहा होता है तो उस केस में कॉन्शियस माइंड का रोल ज़्यादा होता है ना, फूक फूक कर कदम रखना होता है। और ऐसा कोई काम जो पहले आपने बहुत बार कर रखा होता है तो वहाँ सबकॉन्शियस माइंड का गेम होता है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड का। तो जब आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर लेते हो, फॉर एग्जांपल यही सवाल है, अब हमें इस सवाल में ये सवाल इतनी बार आ गया कि हमें इसमें सोचना थोड़ी ना पड़ा कि क्या करना है, अरे यार यही लगेगा, फटाफट कर दो। तो सबकॉन्शियस माइंड ने सवाल देखा, उसने हमें सोचना नहीं पड़ा, उसने खुद ही कर दिया। अच्छा ये पूछा, ये दिया, ये तो ऐसा होता है, हमें मालूम है। इसी तरीके से अभी पीछे ये वाला सवाल था, जैसे यही सवाल था, तो इस सवाल को पढ़ते ही हमने क्या कहा, अरे यार ये पिछला वाला ही तो सवाल है, अभी तो किया था। तो जब ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे किया था, ये वाला क्वेश्चन जहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दिया था, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार किया अभी आपके सामने, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा सोचा कि अच्छा क्रिटिकल दिया है, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, फिर फॉर्मूला रखा ये। लेकिन जब हमने अगला सवाल पढ़ा तो भले से डेटा अलग है लेकिन फॉर्मेट वही है कि जी दिया है, एन दिया है, जी दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया तो आई। तो हमने तुरंत कहा अरे यार ये तो वैसे ही होगा, बस रख देना, तुम हो जाएगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड ने यहाँ पर टेक ओवर कर लिया। तो जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा और एग्जाम में आप क्वालिफाई तभी करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपने यहाँ वैसे भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो ज़्यादातर रट्टाफिकेशन पर ज़्यादा चल रहे होते हैं कि आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होती है, तो वो ज़्यादा काम आएगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिए, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा और एग्जाम में वही आपके लिए मिरेकल करेगा, वही आपके लिए मिरेकल करेगा। और आप सोचिए भाई मैं तो बॉन्ड हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो जाके बस क्या है एग्जाम में जाऊँगा, सारे सवाल पढ़ूंगा, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत तकड़े हैं, मैं तो सॉल्व कर लूँगा। भाई देख लेना तुम्हारे नंबर बहुत कम आएंगे, ठीक है। चलो हाँ, मैं इसीलिए अपने एसएससी जेई के नंबर नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो चलिए अगला। तो सवाल मेरे ख्याल से आपका आंसर मिल गया होगा कि आप कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे, अपना स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता रहेगा। कितना % वर्क करता है सबकॉन्शियस माइंड, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं इतना बता सकता हूँ, अभी यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को एक वनडे मैच में हराया था, कुल 460 या उसके आसपास कुछ रन मारकर। तो उसमें हर्षल गिब्स ने बहुत रन मारे थे। तो बाद में पता चला हर्षल गिब्स ने उस समय अल्कोहल ले रखा था, अल्कोहल, ठीक है। तो जब अल्कोहल लेता है व्यक्ति, या कई बार होता है कि बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं वो डोपिंग के केस में पकड़े जाते हैं, तो ये डोपिंग या अल्कोहल ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, कई बार हमारे
सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल कर देती हैं, तो कॉन्शियसनेस कम हो जाती है। तुम देखो ना, बहुत से शराबी लोग होते हैं, कितना भी नशा कर रखा हो लेकिन गिरते पड़ते अपने घर पर पहुंच ही जाते हैं। अब उसे खड़े होने का होश नहीं है, लेकिन एड्रेस कैसे याद रहता है? एड्रेस कैसे याद रहता है? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसमें वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो डोपिंग वगैरह में इसमें भी यही होता है, हालांकि तुम लोग मत कर लेना डोपिंग वोपिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी वर्क करती है। फिर वो उस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू क्या करता है, वो लोग असंभव से होने वाले काम को भी कर जाते हैं। फिर हम सुना यार ये कैसे हो गया, ये चलिए खैर। हाँ, नहीं नहीं, वो जीते थे, साउथ अफ्रीका जीती थी मैच, उस वाले मैच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, चलो। अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल सीपेज। एक सॉइल सैंपल हमारे पास है और इसमें जो सीपेज हो रही है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, द सैचुरेटेड यूनिट वेट इज 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब and the hydraulic gradient is 0.3. The resultant body force डोपिंग करके पेपर देने जाओगे तो पर ये हो सकता है कि सवाल नहीं, वो हर जगह नहीं लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा, तो दिमाग मत लगाना ज़्यादा, हर जगह नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए खैर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो बेटा जब सीपेज होती है तो क्या होता है, जैसे मैंने ये पहले भी आपको बताया होगा कि जैसे इधर ये एक टैंक है, एक ये टैंक है और यहाँ पर बीच में सॉइल भरी हुई है इस तरीके से, और यहाँ पर वाटर इधर है यहाँ तक, और इधर वाटर ही है। तो क्या होता है कि लेफ्ट साइड में वाटर का लेवल ज़्यादा है, इसने इधर से P1 प्रेशर लगेगा और इधर से थोड़ा प्रेशर कम लगेगा P2। तो क्या होगा, इस पर नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ये जो नेट फोर्स होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, याद रखना ये होता है I टाइम्स गामा W पर यूनिट वॉल्यूम, I टाइम्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको मालूम है जो सीपेज प्रेशर होता है वो क्या होता है, सीपेज प्रेशर होता है IZ गामा W, यही होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जो जेड होता है ये बेसिकली वाटर जितनी लेंथ ट्रेवल करता है वो, तो IL गामा W कर दें। अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सीपेज फोर्स मिल जाएगा। तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, I गामा W। क्यों? क्योंकि ये एरिया इंटू लेंथ क्या दे देगा, वॉल्यूम, तो I गामा W। तो हॉरिजॉन्टल में जो लगेगा वो I गामा W लगेगा। और ये सॉइल कैसी कंडीशन में है, सबमर्ज्ड कंडीशन में, तो इसके यूनिट वॉल्यूम पर जो वेट वर्क करेगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा गामा सबमर्ज्ड के। ये किसके बराबर होगा, गामा सबमर्ज्ड के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल कर रहे हैं। तो भैया रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ये किसके बराबर होगा, R बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ गामा सबमर्ज्ड का स्क्वायर प्लस I गामा W का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लेना जितना भी आ रहा हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। विपिन पटेल, तुम पे तो अभी से असर होने लगा, डोपिंग को डिपिंग लिख रहे हो, तुमने तो अभी लगता है क्लास चलते चलते डोपिंग कर ली। डोपामाइन सुना है ना, डोपामाइन क्या होता है। चलो, तो बेटा आंसर कम से कम बिना कैलकुलेशन किए भी दे सकते हो कि आंसर 22 से तो ज़्यादा ही होगा, और 22 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है जो कि ये आंसर 22 से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड 22 तो सबमर्ज ही लग रहा है और सीपेज की वजह से अलग लगेगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 22 से ज़्यादा, तो यही आंसर होगा।
हाँ, आई गामा इंटू वॉल्यूम फोर्स और आई गामा जेड प्रेशर, बिल्कुल सही बात है संदीप जी। ठीक है भैया, तो आंसर आपके पास आएगा 22.2। आई गामा सबमर्ज नहीं समझ में आया बेटा। सीपेस प्रेशर तो 2-3 क्लास से पढ़ा रहे हैं। सीपेस प्रेशर क्या होता है? सीपेस प्रेशर होता था आई जेड गामा डब्ल्यू, ये प्रेशर होता था। प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। आई गामा डब्ल्यू, जेड और ए को एक जगह रख दूं तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, जेड इंटू ए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो एफ एस अपॉन जेड ए बराबर क्या हो गया? आई गामा डब्ल्यू। तो आई गामा डब्ल्यू क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है विपिन पटेल, तुम डोपिंग में लग गए थे उस समय, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया। चलो खैर, अभी क्लियर है या अभी भी समस्या है? बताइए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कीजिए भैया। सर मेरा बहुत बेकार परफॉर्मेंस रहा है एसएससी में, मैं क्या करूं बताओ। क्या करोगे तुम, जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी। कुछ ऐसा करो कि अगली बार ये ना कहना पड़े कि सर खराब हो गया एसएससी का पेपर। बच्चे नहीं हो तुम सब, बिल्कुल पता है, तुम सब छोटे बच्चों की तरह पूछते हो सर अब मैं क्या करूं, मेरा पेपर खराब हो गया, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मम्मी डांटेगी, पापा मारेंगे क्या करूं, कैसे पढूं। अब यार तुम सब बीटेक डिप्लोमा करके आए हुए बच्चे हो, तुम्हारा दिमाग सब जानता है क्या करना है। जब तुम पेपर दे रहे होगे ना तो तुम्हारे दिमाग ने खुद कहा होगा अबे रीजनिंग पढ़ लेता, अबे जीएस क्यों नहीं पढ़ी, अबे थोड़े से न्यूमेरिकल लगा लेता, 1-2 टेस्ट सीरीज दे लेता। सब बताता है तुम्हारा दिमाग, इम्प्लीमेंट नहीं करना है ना। तो ये जितने ये मोटिवेशनल स्पीकर जो भरे पड़े ना यूट्यूब पर, लाखों कमा रहे हैं, वो इसी बात के कमा रहे हैं। पता सबको है कि क्या करना है, सुनने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है। बस सामने वाला सुना दे, थोड़ा सा बता दे, अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर दे, हौसला बढ़ा दे, फिर क्या होगा, वो 1 दिन 2 दिन काम करेगा, फिर वही चलो। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं पूरी रात भर मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे, हाँ कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, दिन में 24 घंटे कैसे पढ़े, 3-4 घंटे मोटिवेशन वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर चद्दर तान के सो जाएंगे, अगले दिन फिर वही हाल। अरे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग ने खुद तुम्हें बताया होगा एसएससी जेई का पेपर देते समय कि तुम्हारी रीजनिंग कमजोर रह गई, तुमने न्यूमेरिकल कम प्रैक्टिस की है, तुमने टेस्ट सीरीज नहीं दी। तो उसने जो भी चीज़ें बोली हैं उनको आपने क्या करना है, तुम्हारे दिमाग ने, यानी कि वही सबकॉन्शियस माइंड, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। तुम्हें जब पेपर दे रहे थे तो तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या कह रहा था, अपने दिमाग की सुनो। ठीक है, अपने दिमाग की सुनो। बेटा शिवम श्रीवास्तव, वर्टिकल फोर्स 12.19 कैसा जाएगा? यूनिट वॉल्यूम है बेटा, यूनिट वॉल्यूम। तो गामा सबमर्ज इनटू यूनिट वॉल्यूम करोगे ना, वो सबमर्ज वेट ही तो दिया है ना, सैचुरेटेड तो नहीं दिया। ओ हो, गड़बड़ हो गई भाई, पिछले सवाल में सही कह रहा बालक। नहीं ठीक तो है। सीपेज हॉरिजॉन्टल हो रही है ना, वर्टिकल अबव डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है सीपेज। ठीक है, जो सीपेज हो रही है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है, तो इसलिए इसका जो डाउनवर्ड जो वेट लेंगे वो गामा सबमर्ज ही लीजिए, सॉरी गामा सैचुरेटेड लीजिए। अच्छा एक काम और करते हैं, रुक जाओ, अभी पिछले वाले सवाल पे दोबारा चलते हैं एक बार, पिछले वाले सवाल पे दोबारा करते हैं। गामा डब्ल्यू दिया है क्या? वाटर का यूनिट वेट नहीं दिया। एक काम करो जरा, इसको 22.9.81 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट लेकर बताओ आंसर क्या आ रहा है। हाँ, जब खुद से जवाब ना मिले तब हमारी शरण में है। तो 22 माइनस 9.81 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और जो आया उसका कर दीजिए अंडर, 12.55
ऑप्शन में है क्या 12.55? ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन में ही नहीं है 12.55, जबकि ये आपके पास ऑप्शन में है। अब इसमें देखिए कि फर्क क्या पड़ रहा है। फर्क ये पड़ रहा है एक्चुअल में कि सीपेज जो हो रही है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो आप इस सॉइल को क्या मानकर चलेंगे, जस्ट सैचुरेट मानकर चलेंगे, ठीक है, जस्ट सैचुरेट मान के चलेंगे, सबमर्ज कंडीशन मान के नहीं चल रहे। सबमर्ज कंडीशन में क्या होगा, इस पर बायोंसी फोर्स फिर ऊपर की ओर लगेगा। तो फिलहाल तो आप यहां पर क्या कर दो, इसको गामा सैचुरेट कर दो। ठीक है, गामा सैचुरेट करके करो, हाँ, गामा सैचुरेट करके करो। बल्कि हालांकि इसमें ये कि जो क्वेश्चन है ना, ये इस पर मतलब इस पर क्वेश्चन मार्क लगाने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर जो है ये क्वेश्चन मार्क लगाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एक सेकंड में इसको एक तरीके से और कर लेता हूँ जरा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो मैं गामा डब्ल्यू अगर 10 ले लेता तो वैल्यू 12.36 आ रही है, वो भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। वैसे होना तो सबमर्ज चाहिए, सही बताऊं तो अगर सीपेज हो रही है तो यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉइल होगी, होना तो सबमर्ज ही चाहिए था, बट आंसर इसका सैचुरेटेड से ही आएगा, ठीक है। होना यहाँ पर सबमर्ज ही चाहिए था, बट आंसर आपका सैचुरेटेड से ही आएगा, ठीक है। तो एक डाउटफुल क्वेश्चन की कैटेगरी में है ये, और बहुत पुराना क्वेश्चन है 2004 का। ठीक है, चलो शिवम जी, अगर सीपेज हो रही है तो सीपेज होने में मतलब सब सैचुरेटेड तो है ही है भैया। सबमर्ज में भी क्या होता है, अगर देखो मान लीजिए सॉइल है, थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, मान लीजिए सॉइल है आपके पास, ठीक है। और यहां ये जो वॉइड्स हैं इनमें पानी भरा हुआ है। अब इनमें वाटर जस्ट इतना है, वाटर जस्ट इतना है कि सारे वॉइड्स जस्ट भरे गए, याद रखिएगा वॉइड्स जस्ट भरे गए। 11.49 और 12 में काफी फर्क है, आप समझ गए। गेट का क्वेश्चन है, गेट में ऐसा नहीं चलता कि 12 से ऊपर वैल्यू आ रही है तो आप उसको 12 से नीचे वाली वैल्यू रख देंगे। पॉइंट के बाद में थोड़ा बहुत इधर 11.5 होना, 11.45 होना अलग था, ठीक है, वो भी 12 से बहुत ज्यादा रही। अब समझो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटा ये अभी क्या है, जस्ट सैचुरेटेड है, इस समय क्या है, जस्ट सैचुरेटेड है। अब वाटर कंटेंट SE इज इक्वल्स टू WG करके जो वाटर कंटेंट आया, अगर इससे ज्यादा पानी इसके अंदर आ गया, इससे ज्यादा पानी इसके अंदर आ गया, मतलब अब थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया। अब जब एक्स्ट्रा वाटर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अब ये सबमर्ज कंडीशन में आ जाएगी, और अब इन पर क्या लगने लगेगा, बायोंसी फोर्स लगने लगेगा। यानी कि पहले सॉइल के अंदर पानी था, जस्ट सैचुरेटेड में क्या होता है, सॉइल के अंदर पानी होता है, सबमर्ज कंडीशन में पानी के अंदर सॉइल होती है। तो जब जस्ट सैचुरेटेड, याद रखिएगा, जब सॉइल जस्ट सैचुरेटेड होती है, जस्ट सैचुरेटेड होती है तो सॉइल के अंदर पानी होता है, सॉइल के अंदर पानी। और जब सॉइल सबमर्ज्ड होती है तो पानी के अंदर सॉइल होती है, पानी के अंदर सॉइल, यानी कि सॉलिड। एक तरीके से ये समझ सकते हो,
ये बात क्लियर हो गई। लेकिन याद रखना सॉइल दोनों ही केसेस में होती सैचुरेटेड ही है, क्योंकि वॉइड्स में 100% क्या है, वाटर ही वाटर है। ठीक है भैया, अभी क्लियर हो गया ये पॉइंट, सही है। तो वहां पर ये माना जा रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है कि सॉइल को जस्ट सैचुरेट मानते हुए सीपेस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया गया, ठीक है। तो डाउनवर्ड उसने सैचुरेट मान के ही सॉल्व किया, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी भी वहां पे सबमर्जी होना चाहिए था, बट ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो होना तो वहां पे सबमर्जी चाहिए था, क्योंकि जब सीपेज होती है तो सीपेज होने का मतलब इतना वाटर उसके अंदर है कि फ्री फ्लो कर रहा है, और वाटर का प्रेशर जो होता है वो हर डायरेक्शन में एक बराबर ही लगता है, ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, ठीक है। तो होना तो सबमर्जी चाहिए था, बट उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने भी क्या किया हुआ है, सैचुरेट लेके ही सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो सभी का हो ही क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा, के एक्स प्लस के वाई की पावर हाफ। और कोई भरोसा नहीं है बाद में इसको, अब खैर ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, तब पता नहीं आंसर चैलेंज होते नहीं थे। एक बात और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि गेट का क्वेश्चन है तो गलत नहीं हो सकता, गेट के हर साल 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं, ऑप्शंस भी गलत होते हैं, बाद में उनको चैलेंज किया था, सही किया था। और मुझे तो कई बार लगता है ये गेट वाले ना ये सब जानबूझ के करते हैं, और एसएससी जेई वाले भी। क्यों जानबूझ के करते हैं, क्योंकि जब आप करेक्शन करोगे ना ऑब्जेक्शन, तो पर क्वेश्चन फीस जमा होती है, तो ये इनके और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर है, ठीक है। तो इनका बिल्कुल ये गलत भी हो सकता है, ठीक है, कोई शक की बात नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीपेस फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम जे, तो सीपेस फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एफ एस अपॉन वी को जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अभी तो बताया हमने आई गामा डब्ल्यू। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो है ना ये आईआईटी वाले ही हैं, स्पेशली गेट वाले, और आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। मैं बताता हूँ आपको, देखो कितनी बड़ी धांधलेबाजी करते हैं ये गेट वाले। जब एक एग्ज़ाम होता है आईआईटी जेई का, जब एग्ज़ाम होता है आईआईटी जेई का, आपको याद होगा जॉइंट एंट्रेंस 12th के बाद, तो 12th के बाद ये आईआईटी जेई अब तो मेन एडवांस होने लगा है, पहले आईआईटी जेई होता था। तो 12th करने के बाद में जो बच्चे क्वालिफाई करते थे उनकी एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती थी। क्या होती थी? एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती थी, जिससे बच्चे को केवल एक बार वन टाइम फी देनी पड़ती थी। वन टाइम फी, वो वन टाइम फी क्या होती थी उसकी, एक तो जो फॉर्म सबमिट करता था वो फॉर्म सबमिशन, फॉर्म सबमिट, ये इसकी एक तरीके से एग्जाम फॉर्म होती थी। और एक जब ये काउंसलिंग के टाइम पर जाता था तो एक फी काउंसलिंग के टाइम पर होती थी, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पर, और ये अपनी चॉइस फिल करता था, उसके अकॉर्डिंगली इसको कोई सा भी आईआईटी मिल जाएगा। बट गेट के बाद इन्होंने क्या कर दिया, बीटेक के बाद अब सिस्टम जहां पर अच्छा होना चाहिए वहां पर सिस्टम की खामी समझना। एक तो आप गेट में क्या होगा, जब आप फॉर्म भरोगे, जब आप फॉर्म फिल करोगे तब फी दोगे। अब आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, तो गेट क्वालिफाई करने के बाद में क्या होगा, आप जितने आईआईटीज में अप्लाई करोगे, यानी कि अगर आईआईटी दिल्ली में अप्लाई करोगे तो दिल्ली का फॉर्म अलग भरोगे, मुंबई में अप्लाई करोगे तो मुंबई का फॉर्म अलग करोगे, रुड़की में अप्लाई करोगे रुड़की का, यानी कि अगर आप 10 आईआईटी में अगर आप इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको सब में पैसा देना पड़ेगा, तो 10,000 रुपया खर्च होगा, ठीक है, 10,000 रुपया आपका खर्च होगा इसमें। और उसमें भी क्या होता था पहले, अब तो शायद थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पहले क्या होता था, अब जो टॉप रैंकर है, यानी कि जिसके 100 में जो टॉप 100 रैंक में आया हुआ बच्चा है, वो क्या करता है, उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, तो वो सारे आईआईटी में भर देगा। क्या कर देगा, सारे आईआईटीज में वो फॉर्म फिल कर देता है। अब सब में, क्योंकि उसे नहीं पता था ना कि कॉलेज भी पसंद का चाहिए और ब्रांच भी पसंद की चाहिए। अब वो क्योंकि वो टॉप रैंक होल्डर है तो उसे यहाँ भी मौका मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा,
पीछे वाले रैंक वाले बेचारे देखते रहेंगे। और ये सब किस नहीं होता, सब पैसे के लालच में। और अभी गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करने लग जाए तो कहेंगे जी हमारी स्वायत्ता पर वो हमला हो रहा है, हमारी ऑटोनॉमी ख़त्म हो रही है। और ये पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों का इतना भविष्य बर्बाद कर रखा है इन्होंने, क्योंकि बीटेक करने के बाद में इतनी अच्छी अच्छी रैंक लाने पर भी कई बार एग्ज़ाम जो है वो एडमिशन मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह पर वो टॉप रैंकर वाले कब्जा जमा लेते हैं। अब एडमिशन तो वो एक ही जगह पे लेगा। अच्छा, उसके अलावा देखो पीएसयूज़ का भी वही खेल है। सारी पीएसयूज़ के अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं। अब उसमें क्या है, वही जो टॉप रैंकर है उसने पीएसयू ए में भी सीट ले ली, पीएसयू बी में भी ले ली, पीएसयू सी में भी ले ली, और इसने किसी आईआईटी की भी सीट खा ली। तो एक ही लड़का 10 जगह पर सीट लेके बैठा पड़ा होता है। ठीक है, 10 जगह पर सीट लेके बैठा पड़ा होता है। जबकि ये चाहें तो, ठीक है, इनमें इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता क्या पीएसयूज में और आईआईटीज में। जबकि हालांकि एक बन भी चुका है ऐसा प्लेटफॉर्म, लेकिन तब भी एक जगह पे नहीं आ रहे। भाई सारी पीएसयूज और सारे आईआईटीज ये मानकर चल रहे हैं, इनका सबका सिस्टम बना हुआ है, वैकेंसीज पता होनी है कि भाई हम जुलाई से अगस्त तक में रिक्रूटमेंट करेंगे, जुलाई अगस्त में, और सबका एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो जिसकी रैंक आए वो आईआईटीज पहले पीएसयूज भर दे अपनी रैंक में, उसके बाद में आईआईटीज भर दे, तो एक बच्चे को एक ही चीज़ मिलेगी। पीएसयू मिल गई तो वो आईआईटी की सीट खराब नहीं करेगा। और इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हो गया तो बहुत बच्चों का भला हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा। अब ये जो पीएसयूज की मारा मारी है ना टॉप रैंक की वजह, यही वजह है कि आपको अच्छे रैंक लाने पर भी कॉलेज नहीं मिलता आईआईटीज में एमटेक के लिए, या आपको क्या कहते हैं पीएसयूज में नहीं मिलती। वो ये ना इंजीनियरिंग के स्टूडेंट में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ वालों को देखो, आर्ट्स वालों को अभी इंकलाब जिंदाबाद करने लग जाएंगे, चाहे कुछ बात हो या ना हो, अपनी बातें मनवा लेते हैं। हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं देखते हुए। खैर, अब बहुतों को ये इश्यूज मालूम भी नहीं होते कि ऐसा होता भी है। नहीं तो जॉब तो इतनी भी कम जॉब नहीं है, काफ़ी जॉब मिल सकते हैं एटलीस्ट सिविल वालों को तो। चलिए खैर, ये तो अभी आपको बताया था आई इंटू गामा डब्ल्यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ सही बात है, जियो का भी ऐसे ही हाल है। अब ना मिलेगी बेटा 70+ पे पीएसयू जो हाल चल रहे हैं। चलिए, पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन द सॉइल इज हाईली पोरस, सडन चेंज इन परमेबिलिटी अकर्स, इफेक्टिव प्रेशर बिकम जीरो, द सॉइल इज हाईली स्ट्रेस। इफेक्टिव प्रेशर मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस से इसका मतलब है इफेक्टिव प्रेशर या इफेक्टिव स्ट्रेस जब जीरो हो जाएगी तब, है ना। चलिए अगला सवाल। हाइड्रोलिक हेड एट अ पॉइंट इन द सॉइल इंक्लूड्स। हाइड्रोलिक हेड में क्या इंक्लूड होता है? तो हमारे पास 3 तरह के हेड होते हैं, डेटम हेड या छोड़ो ना, आपको मालूम था है। जेड होता है, प्रेशर हेड P/ρg होता है, और वेलोसिटी हेड V²/2g होता है। तो भैया हाइड्रोलिक हेड में क्या क्या आता है? हाइड्रोलिक हेड में क्या क्या आता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोलिक हेड में आपका एक तरीके से क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड। और ये कैसे मालूम चलेगा आपको पीजोमेट्रिक हेड होता है? कल हमने इतने सारे क्वेश्चन किए थे, उसमें हम लोग क्या लगाते थे सॉइल में बार बार, पीजोमीटर्स। तो पीजोमीटर में जो पानी किसी लेवल तक जाता है वो कौन से हेड की वजह से आएगा? पीजोमीटर की वजह से। और पीजोमीटर में क्या होगा, एलिवेशन और प्लस प्रेशर हेड, एलिवेशन प्लस प्रेशर हेड। या डेटम प्लस प्रेशर, ठीक है भाई। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रू और फॉल्स बताना है आपने, सत्य असत्य। फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस इन अ फ्लो नेट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ट्रू है बिल्कुल। जो इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन जो होती हैं वो ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर ही तो होती हैं एक दूसरे के, है ना। बफरिंग हो रही है क्या? ठीक है, ओके, ठीक नहीं हो रही है, ठीक है। वाटर प्रेशर इज एटमोस्फेरिक एट ऑल पॉइंट्स इन अ फ्रिएटिक लाइन, फ्रिएटिक लाइन इज देयरफॉर एन इक्विपोटेंशियल लाइन। तो याद रखिएगा, कोई डैम जब होता है, हमारे पास अर्थ डैम है इस तरह से, तो क्या होता है, अंदर सीपेज होती है। तो यहां पर सीपेज इस तरीके से होती है, यानी कि ये जो सॉइल होगी ये आपके पास क्या होगी, सैचुरेटेड, और ये सॉइल जो होती है वो ड्राई होती है। कैपिलरी की वजह से मॉइस्ट हो जाए तो वो एक अलग बात है, बट मेनली जो फ्री फ्लो टाइप का जो सीपेज वाला जो फ्लो होगा वाटर का, वो इतने पोर्शन में से होगा। ये पोर्शन भले से आपका सैचुरेट हो जाए बट इसमें सीपेज नहीं होगी। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिएटिक लाइन बोलते हैं, राइट। अब याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर वाटर है तो उसकी जो टॉप मोस्ट लाइन ऊपर ये वाली जो लाइन होती है, चाहे इसी तरीके से यहां पर ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, यहां पर आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो जीरो होता है, ठीक है। आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो फ्रिएटिक लाइन इज अ टॉप फ्लो लाइन विद इन द बॉडी ऑफ एन अर्थन डैम अलोंग विद द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी आ रही है वॉइस? अभी आवाज आ रही है? अभी ठीक है? अभी आ रही है आवाज? अभी ठीक है वॉइस? जल्दी बताइए। अभी वॉइस ठीक है? ठीक है। हाँ, मैंने वो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन ही बनाने की कोशिश की है, तभी तो मैंने वो टॉप मोस्ट लाइन बनाई है ना, कि वाटर उस तरीके से वहां से जाएगा। वही बाउंड्री मैंने बनाने की कोशिश की है वहां पर, ठीक है? जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही बात है, टॉप मोस्ट फ्लो लाइन। तभी तो मैंने बताया टॉप मोस्ट फ्लो लाइन जो होगी वहां पर प्रेशर क्या होगा आपका, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जीरो होगा ना। टॉप मोस्ट सरफेस पर क्या होगा, वाटर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। वही बनाने की कोशिश की है वहां पे, ठीक है? चलिए, तो अलोंग अ फेरेटिक लाइन इन अर्थ डैम, तो यहां पे भी क्या होगा, जो प्रेशर हेड होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। दोनों सवाल सेम ही थे, ठीक है? दोनों सवाल आपके सेम ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ही हो जाएगा। चलिए भाई, अब आज के लिए इसमें इतना ही, ठीक है? अब आप जो भी आपको एसएससी जेई के रिगार्डिंगली जो भी बात करनी थी वो आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, एसएससी जेई के रिगार्डिंग जो आप बात करना चाहते थे, अब जिनको मैंने मना किया था स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करने को, आप कर सकते हैं। कल अभी और चलेगा ही, अभी चिंता मत कीजिए, अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें, अब दो, अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अब ये सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है? तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं जो कि हम लोग कल करेंगे, ठीक है? काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? बट फिलहाल नहीं तो आपकी फिर बात अधूरी रह जाएगी। हाँ, 107 मार्क्स 30 में सेकंड शिफ्ट जनरल मेंस प्रिपरेशन करना चाहिए। देखो बेटा, मेंस की प्रिपरेशन तो आप लोग जरूर करो, ठीक है? 100 प्लस वाले सभी करें, बल्कि 100 से कम वाले भी करें। तमराज भैया बिल्कुल, आप ये मैंने लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको बताया था, लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वीकर है, चाहे वो वीकर में वो चाहे वो वीकर पतला हो, चाहे वो वीकर बहुत चौड़ा हो, इसमें अगर पानी सेम हाइट तक भरा हुआ है तो डेटम पर प्रेशर हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा। अच्छा, मैं एक बात और बोल दूं आप सभी को, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक चैनल का लिंक शेयर किया है आपको, विज्ञान गुरुकुल नाम से, विज्ञान गुरुकुल। आप लोगों ने देखा था एग्जामपुर के साथ क्या हुआ था, एग्जामपुर बंद हो गया था बीच में किसी वजह से, फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उसको वापस लाने में। सेम चीज़ हुई थी टैगपुर के साथ, कुछ दिनों के लिए उसमें जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग रुक गई थी। तो कई बार क्या होता है कि या तो कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है, दूसरा क्या होता है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कभी कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, कभी कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए। तो मैंने आपको, अच्छा, अब YouTube की नई कंडीशन ये है कि लाइव क्लास लेने के लिए आपके पास मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। कितने? 1000 सब्सक्राइबर्स। तो वो जो विज्ञान गुरुकुल वाले चैनल का जो लिंक मैंने आपको शेयर किया है, वो आप जल्दी से जल्दी सभी लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लें, सभी लोग। उसमें आप ही का फायदा है। अगर कभी कुछ ऐसा हुआ जिससे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई इस चैनल पर, जो होता है बहुत से लोग क्या करते हैं, ज्वेलिसी की वजह से या दूसरों की तरक्की नहीं देखी जाती, या जिनका बिजनेस हमारी वजह से ठप पड़ेगा, वो पक्का कुछ ना कुछ, कई बार ऐसी चीज़ मेरे साथ हो चुका है। और वाईफाई की वजह से हुआ था, जब मैंने सबसे पहले अपना एजुटेक का चैनल बनाया था तो वाईफाई नहीं की नहीं उस पर स्ट्राइक लगवा दी थी, और मेरा वो 700-800 सब्सक्राइबर थे। तब मुझे कुछ रूल्स होते थे, मुझे नहीं मालूम थे, मैंने नया नया चैनल शुरू किया था और वो मेरा चैनल जो है वो बंद हो गया। यूट्यूब ने बंद कर दिया, ना कोई वार्निंग ना कुछ, वो चैनल ही मेरा बंद कर दिया। तब 1000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, जो मेरा सबसे पहला चैनल था एजुटेक का, ठीक है? तब एग्जामपुर भी नहीं बना था, उसके पहले का मेरा चैनल था।
फिर मुझे दोबारा नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। तो इसलिए आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाए और वहाँ पर भी लाइव। अब देखो जैसे मैंने जब टेकपुर छोड़ा था तो एजू फॉर टेक पर हमें दिक्कत नहीं हुई लाइव आने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी थे, तो मैं तुरंत लाइव आ गया। तो आपकी क्लासेस का लॉस नहीं हुआ, आपकी क्लासेस का लॉस नहीं हुआ। लेकिन सपोज करो अगर ये चैनल बैकएंड पर नहीं होता हमारे पास एजू फॉर टेक, तो मैं आपसे कैसे कनेक्ट हो पाता? फिर तो बहुत टाइम लग जाता कि 1000 सब्सक्राइबर होंगे, फिर लाइव क्लास होगी, चीज़ें करने में। तो इसलिए जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं या बाकी हैं, वो सब उस चैनल को जब वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विज्ञान गुरुकुल को। लिंक जो है मैंने टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो शेयर कर दिया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में क्लासेस ना रुकें। ठीक है, क्लासेस ना रुकें। खैर, अब बात करते हैं आपके एसएससी जेई की। तो देखो बेटा, पेपर नो डाउट इस बार डिफिकल्ट था और बहुत अच्छे लोगों के बच्चों के नंबर बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, जिनकी उम्मीद रहती है 120, 130, 140 नंबर की, उनके भी 80, 90, 100 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो कट ऑफ तो मानकर चलो कि 100 ही रहेगा, 100 से कम भी जा सकता है। बट कट ऑफ के साथ साथ हमें फाइनल सिलेक्शन भी लेना होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 110 से ज़्यादा आ रहे हैं, जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 110 से ज़्यादा आ रहे हैं, वो तो अपना 100% फोकस लगा दें मेंस पर, वो अपनी मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी करें। और जिनके मार्क्स 100 या उससे भी कम आ रहे हैं या 110 से कम आ रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी। बैलेंस्ड अप्रोच लेने का मतलब है कि अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ते हो तो आप 4 घंटा कन्वेंशनल पढ़ेंगे और 4 घंटा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कब तक करना है? जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि आपका डावाडोल है ना मामला, पता नहीं। मान लो आपका अगर रिजल्ट प्री क्लियर हो गया तो आप कन्वेंशनल थोड़ा सा पहले से करके चल लो, थोड़ी सी और मेहनत लगा लेना, तो आप कन्वेंशनल पर फोकस कर देना। और मान लीजिए अगर 1% नहीं हो रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ ही रहे हो और जो कन्वेंशनल आप पढ़ रहे हो वो भी आपको हेल्प करेगा, तो आप अपना फिर जो मार्च में आपका जो प्री होने वाला है आप उस पर फोकस कर लेना। तो आप थोड़ा सा जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पर डाउट भेजने वाला ग्रुप है बेटा, सिविल इंजीनियरिंग बाय जितेंद्र सर करके है, सिविल इंजीनियरिंग बाय जितेंद्र सर। सर मेंस के लिए कुछ अलग से क्या करें आपकी क्लास के लिए? बेटा कुछ नहीं करना, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस उठा लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस उठा लो और उनको करो। हाँ, पढ़ना तो सबको है ही, और क्या पढ़ना तो है ही। कुछ खाली मेंस का पढ़ेंगे, कुछ प्री मेंस, दोनों का पढ़ेंगे, पढ़ना तो है ही, और क्या। 130 अब आते थे टेस्ट सीरीज में, बट 94.5 में 37। बेटा पेपर ही ऐसा था, हवा ही ना लगी बच्चों को। मेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड बेस्ट बुक क्या रहेगी? अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं मेंस का पढ़ने का तरीका। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो ले लेंगे, चाहे मेडीजी या आईएएस मास्टर किसी के भी ले लो, आईएएस मास्टर के ले लो चाहे आप। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में शुरू के 10 से 15 दिन 10 to 15 डेज आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपने क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चन को क्या करना है? रीड करना है। मतलब सवाल पढ़ो, उसका सॉल्यूशन देखो, सवाल पढ़ो, उसका सॉल्यूशन देखो, सवाल पढ़ो, उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, मतलब आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है। दोनों बुक जब 10-15 दिन में आप एक बार ये कर लें, उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व करना शुरू करें, क्योंकि आप शुरू में सॉल्व करने लगोगे, आपको टाइम लगेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, आप आ जाओगे डिप्रेशन में, आप किताब बंद कर दोगे साइड में। जबकि करना क्या है, आपने कि पहले अप्रोच बनानी है। अप्रोच कैसे बनेगी? जब आप क्वेश्चन देखेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे, तो आपको 80-90% क्वेश्चन तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार 70 to 80% क्वेश्चन तो ईजी है और ये हमसे ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इससे कम टाइम में आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या कर देंगे, अटेम्प्ट कर देंगे, या आप मतलब उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, और एग्जाम में याद रखिएगा वही क्वेश्चंस आपने करने हैं जो आपको पहले से आते होंगे, नए क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं करने, नए क्वेश्चन तो आपको वैसे भी नहीं करने। ठीक है, तो ध्यान रखिए, किसी भी तरीके से आप पहले सारे क्वेश्चन, सारा सिलेबस एक बार पढ़ डालिए,
ठीक है। बाकी लोग तो कहेंगे आपको अरे खुद से करके देखो ये, अरे करके देखेंगे, लेकिन पहले समझने तो दो सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या आता है वो सब। एसएससी जेई प्रीवियस से सॉल्व करना चाहिए, दोनों एक ही है बेटा, ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है, सेम टाइप के क्वेश्चन है दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चंस है। दिलीप कह रहा है हमको तो इतना डर लग रहा है, पापा को कैसे बताएं मार्क्स कैसे बताएं, बता दो पापा को। जो मर्जी वो करो यार, मेन बात है कन्वेंशनल करना है। आप एसएससी जेई के करना चाहते हो उसे कर लो, बट एसएससी जेई में वो ये क्वेश्चन थोड़े से कम मिलेंगे, और मेरा पढ़ने में ही मन नहीं लग रहा है आफ्टर एग्जाम। होता है बेटा, जब साल 1.5 साल से पढ़ रहे होते हैं एक एग्जाम के बाद में, ठीक है, और अभी एग्जाम हुआ होता है तो कुछ समय तक पढ़ने का मन नहीं लगता है। ये यहाँ पर दिख भी रहा है, ये जो 50, 52, 55, 70 की जो लाइव वॉचिंग है इसी का एग्जाम्पल है। बहुत बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। सर मेंस में भी आप कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ करवा देंगे जेपीएससी के लिए? बेटा सॉइल करवा देंगे, फिलहाल तो सॉइल स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ बच्चे एनवायरमेंट के लिए कह रहे हैं तो एनवायरमेंट देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो 2 सब्जेक्ट तो ये हैं, बाकी देखेंगे बाद में जो भी हो सकता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अभी तो आपकी आज वो मेंस वाली पीडीएफ वगैरह भी नहीं बनी हुई है, ठीक है, अभी लगना है क्लास के तुरंत बाद उसमें, क्योंकि मैं दिन भर आजकल ज़रा कुछ और कामों में व्यस्त हूँ आपके लिए ही, ठीक है, तो समय नहीं मिल पा रहा है। बाकी बेटा बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इस बार, जैसा भी तुम्हारा एसएससी जेईई में नंबर आ रहा है, जो भी अटैम्प्ट आ रहा है, परेशान नहीं होना है, सभी के नंबर डाउन हो रहे हैं। बस आप ये सोचो कि जब वो एग्ज़ाम आपने दिया था तो आपके दिमाग में क्या आ रहा था, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, उन पर थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, ठीक है। रीजनिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, थोड़ा सा जीएस भी इस बार आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, जीएस भी लेके चलना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, है ना, अदरवाइज दिक्कत है। 112.5 ओबीसी में बिल्कुल 100% हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। $94.5 पर बेटा आप, चलो 94.5 है, 93.5 नहीं है, तो 94.5 बेटा पढ़ो आप, प्री मेंस दोनों के लिए पढ़ो, थोड़ा सा मेंस पढ़ो, थोड़ा सा प्री पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अगर प्री क्वालिफाई हो भी जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत आएगी इस स्कोर पे, क्योंकि जिनको भी फाइनल सिलेक्शन लेना है वो ऑलरेडी 120 से तो ज़्यादा ही नंबर लाके बैठे पड़े होंगे। यूपीपीएससी एई की आंसर की नहीं आएगी यूपीपीएससी एई की, सीधे रिजल्ट आएगा जनवरी में, ठीक है। चलो मैंने आप सबको इंडिविजुअली नहीं बताऊंगा, फिलहाल बता दिया मैंने आपका एसएससी जेईई का, ठीक है। चलो अभी फिर क्योंकि क्लास लेनी है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब बात कर लेंगे। और 105 जन, ठीक है यार, 105, 110, 100 इतना ही जाएगा कट ऑफ, तैयारी करो आप, ठीक है, तैयारी करो। फिलहाल कुल मिलाकर यार जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा आप थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो, 2-3 घंटा कन्वेंशनल पढ़ो, 2-3 घंटा अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ो दोनों। और ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो कन्वेंशनल में काम नहीं आएगा, या कन्वेंशनल पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव में काम नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्योंकि यार बीटेक डिप्लोमा भी में आपको सब्जेक्ट जो सिखाया जाता है वो कैसे सिखाया जाता है, कन्वेंशनल के थ्रू ही सिखाया जाता है ना। सेमेस्टर एग्जाम कन्वेंशनल ही होते हैं ना, ताकि सब्जेक्ट को सीखने में हेल्प मिले। तो सब्जेक्ट तो आपका इम्प्रूव हो गई, बाकी जब रिजल्ट आया का हो तो उसके बाद 2 या 3 महीने का टाइम कम से कम हमें मिलता है, तो 2-3 महीने में अच्छे से करवा देंगे आपकी और प्रैक्टिस, ठीक है। चले, थैंक यू ऑल, अभी के लिए इतने बेटा। अगले सेशन में क्योंकि अभी पीडीएफ वीडियो बनानी है मुझे, बिल्कुल नहीं बन पाई आपकी, ठीक है, मेंस की, तो अभी फिलहाल उसको करते हैं, नहीं तो क्लास नहीं हो पाएगी। मिलते हैं 9:30 बजे, ठीक है।